हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीजी शिक्षा। जैसे जैसे दिन ढलते जा रहा है वैसे वैसे हमारा कोर्स भी दिन के ढलने के साथ साथ आगे बढ़ते जा रहा है। जैसा कि हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर बहुपद को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। क्लियर, तो हम अपना कोर्स को और आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो क्लास 10th सीजी बोर्ड का जो आपका चैप्टर 2 है वो है आपका दो चरों का रैखिक समीकरण। क्लियर, आप फर्स्ट चैप्टर में बहुपद को किस तरीके से भाग किया जाता है ये सबको देख लिए थे। उसमें से आप शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, ये सबको देख लिए थे। अब हमारा जो अगला जो चैप्टर है वह है दो चरों का रैखिक समीकरण। नॉर्मली आप लोग क्लास 6 में, 7th में, 8th में समीकरण क्या होता है, समीकरण को कैसा हल किया जाता है, समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, ये सबको आप लोग पढ़े थे। लेकिन आज हम लोग क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे दो चरों का रैखिक समीकरण। इससे पहले आप लोग क्लास 9th में ये पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि एक चर का रैखिक समीकरण पढ़े थे। उसमें या तो x आता था, या तो y आता था, या z आता था। यहाँ पर हम लोग क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे दो चरों का रैखिक समीकरण को। हम लोग कितने चरों का पढ़ेंगे? दो चरों का रैखिक समीकरण। यहाँ पर आपका दो चर रहेगा। ये तो पहला रहेगा आपका x, दूसरा रहेगा y। यह हो सकता है y या z रहे, या z या x रहे। क्लियर, तो यहाँ पर फिलहाल जो हेडिंग है इसी को हम लोग समझ लेते हैं। हमारा जो मेन हेडिंग है आज का वो क्या है? दो चरों का रैखिक समीकरण। तो फर्स्ट आपको तो ये चर क्या होता है इसको जानना पड़ेगा भाई। क्लियर, तो चर के लिए यहाँ पर हमको जैसे कि आप लोग यहाँ का मौसम है, यहाँ जैसे कि आप लोग तो ये फील किए होंगे ना, सभी के घर में कैलेंडर होगा। बिल्कुल सभी के यहाँ कैलेंडर होता है। उससे आप कैलेंडर में डेट देखते हैं भाई, जो आपका बर्थडे रहता है। क्लियर, उसको तो मेंशन करके रखे रहते हैं, डिनोट करके कि भाई मेरा 26 तारीख को ये है, 26 जून को मेरा डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, इस तरीके से तो कैलेंडर को तो आप लोग देखते ही हैं। क्लियर, अब इसमें मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, उसी में मैं चर और अचर दो चीज़ को मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा। आपका चर को जिक्र करूँगा और अचर को जिक्र करूँगा। ठीक है, अब वहाँ पर देखिए आप लोग जो कैलेंडर देखते हैं इस तरीके से रहता है कैलेंडर। जैसे आज के डेट क्या है आपका? 21 है। क्लियर, आज 21 है। कल क्या आएगा आपका? 22 आएगा। परसों क्या आएगा? 23 आएगा। फिर ये बढ़ता जाएगा 24, 25, 26, 27, 28। देखिए आपका कौन सा चेंज हो रहा है? आपका डेट चेंज हो रहा है ना। क्या चेंज हो रहा है? डेट चेंज हो रहा है। लेकिन आपका जो मंथ है वो क्या है? एक जगह पर स्थायी है। आपका जो मंथ है, जून का मंथ है, यहाँ पर देखिए ये जो आपका जून का मंथ है ये क्या है? एक जगह पर स्थिर है। आपका जो चेंज हो रहा है वो कौन चेंज हो रहा है? डेट चेंज हो रहा है भाई। ठीक है, तो जिस यहाँ पर जो चेंज हो रहा है, जो परिवर्तनशील है। क्लियर, तो जो परिवर्तनशील है उसी को हम लोग बोलते हैं चर। जो परिवर्तनशील है उसी को क्या बोलते हैं? चर। और जो परिवर्तनशील नहीं है, ये जून आपका जून नहीं बदलेगा, वो एक जगह पर स्थायी है भाई, उसको हम लोग बोलेंगे आपका अचर राशि। क्लियर, तो यहाँ पर हम लोग दो चीजों का जिक्र कर रहे हैं। पहला है आपका चर और दूसरा है आपका अचर। तो यहाँ पर मैं पूछूंगा कि भाई चर राशि क्या है, तो आप लोग बोलोगे कि चर राशि एक ऐसा संख्यात्मक मान है, ठीक है, जिसका मान बदलते रहता है। क्लियर, तो यहाँ पर आपका जो चर राशि है इसका मान बदलते रहता है। क्लियर, तो मैं बोलूंगा कि किसका मान बदलता है, तो आप लोग बोलेंगे कि चर राशि का मान बदलता है। किसका मान नहीं बदलता है? तो अचर राशि का मान नहीं बदलता। अब यहाँ पर टर्निंग क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कौन स्थिर रहता है। क्लियर, पॉइंट को यहाँ पर देखिए, कौन स्थिर रहता है। स्थिर मतलब केवल एक जगह पर, वो बदलता नहीं है। तो स्थिर यहाँ पर आपका अचर रहेगा। यहाँ पर स्थिर कौन रहेगा? आपका अचर रहेगा। और अस्थिर मतलब जिसका मान बदलते रहता है, अस्थिर कौन रहेगा? यहाँ पर आपका चर रहेगा। क्लियर, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि किसका मान स्थिर रहता है, तो आप लोग बोलेंगे कि अचर राशि का मान स्थिर रहता है। किसका मान अस्थिर रहता है? तो चर राशि का मान अस्थिर रहता है। किसका मान बदलता है? तो चर राशि का मान बदलता है। किसका मान नहीं बदलता है? तो अचर राशि का मान नहीं बदलता है। अब सभी को व्यक्त करने के लिए अपना अपना अल्फाबेट रहता है। आपका नेम का जो भी अल्फाबेट है उसमें से अल्फाबेट आप लोग यूज करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर आपका जो चर है, ठीक है, चर को हम लोग जनरल वे पे एक्स वाई जेड के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, एक्स वाई जेड। एक्स के लिए कोई भी मान रहेगा, एक्स के लिए आप 1 पुट करोगे तो अलग वैल्यू आएगा, 0 करोगे तो अलग वैल्यू आएगा, 3 करोगे तो अलग आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका अचर राशि इसको हम लोग संख्यात्मक मान 1, 2, 3 के द्वारा हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, तो आई होप इतने में आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि भाई चर क्या होता है, अचर क्या होता है। तो जिसका मान बदलता है वो आपका चर है, जिसका मान नहीं बदलता है वो आपका अचर है। अचर राशि को हम लोग संख्यात्मक रूप में दर्शाते हैं 1, 2, 3, और चर राशि को हम लोग एक्स वाई जेड के रूप में दर्शाते हैं। अब हमारे जो पाठ का जो मेन लेसन की हेडिंग था वो था दो चर।
अब यहाँ पर कितने चर आ जाएंगे, 2 चर बोला है, तो चर है आपका x है, y है, z है, तो 2 चर लेंगे यहाँ पर। या तो हम लोग x और y को लेकर के चल सकते हैं, या तो y और z को लेकर के चल सकते हैं, या तो z या x को लेकर के चल सकते हैं, तीनों में से किसी 2 को। ठीक है, अगर तीनों यूज होगा तो इसको बोलेंगे 3 चर का रैखिक समीकरण। अगर एक ही यूज होगा तो 1 चर का रैखिक समीकरण बोलेंगे। अब यहाँ पर बात हो रहा है रैखिक। भाई ये रैखिक क्या होता है, 9th क्लास में आप लोग एक चीज पढ़े थे, रैखिक बहुपद। ठीक है, उसी का एक पार्ट है, बस फर्क इतना है कि उसमें हम लोग बहुपद बोल रहे थे, इसमें बोलेंगे समीकरण। क्लियर। तो रैखिक किसको बोलते हैं, ऐसा समीकरण जिसकी घात केवल 1 हो। सपोज ये है आपका 2x + 1। क्लियर, 2x + 1, देखिए इसकी पावर कितनी है आपकी 1, तो जिसकी घात 1 होती है उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। जिसकी घात 2 होती है उसको बोलते हैं हम लोग वर्ग समीकरण। जिसकी घात 2 होती है उसको क्या बोलते हैं, वर्ग समीकरण। और जिसकी घात 3 होती है उसको क्या बोलते हैं, त्रिघातीय समीकरण। क्लियर। तो रैखिक समीकरण आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जिसकी घात 1 होती है उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। अब इसके साथ में अटैचमेंट है आपका समीकरण भाई। क्लियर, वीडियो के अंत तक बने रहिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही आपको जो वीडियो है बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका क्लियर होने जा रहा है 2 चरों का रैखिक समीकरण। क्लियर। तो यहाँ पर मैं आ गया आप समीकरण के पास। नॉर्मल वे पे आप लोग क्लास 6, 7, 8 में ये पढ़े थे कि समीकरण किसको बोलते हैं। तो समीकरण किसको बोलते हैं, जहाँ समता की भावना आती है, जहाँ 2 पक्षों में समता की भावना आती है। जैसे आप लोग तो देखे होंगे, दुकान जाते हैं, मार्केट जाते हैं। क्लियर, दुकान भी जाते हैं, मार्केट भी जाते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं, कहीं भी जाते होंगे। जैसे कि यहाँ पर नॉर्मल वे पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, दुकान जाते हैं आप लोग। क्लियर, जैसे आपको 1 किलो चीनी लेना है, 1 kg चीनी हो गया, यहाँ पर आपका ये उसका वेट हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर 1 किलो चीनी लोगे, यहाँ पर आपका जो वेट है, वेट मशीन है जो भी है, ठीक है, ये तब तक बराबर नहीं होता दोनों में, तब तक समता भावना नहीं होता जब तक कि दोनों का जो मात्रा है वो बराबर ना हो जाए। अगर 1 ग्राम भी कम है तो ये ऊपर नीचे हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल कब होगा, जब दोनों बैलेंस में रहेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2 पक्षों के बीच में जो समता की भावना होती है, बराबर की भावना होती है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं समीकरण। अब यहाँ पर समता की भावना है, 2 पक्ष है, तो पक्ष आ गया, तो पक्ष में हम लोग जिक्र करेंगे कि यहाँ पर आपके 2 पक्ष होता है। पहला आपका होता है LHS इक्वल टू होता है RHS। यहाँ पर बिना इक्वल के आप इसको इक्वेशन नहीं बोल सकते। क्लियर। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड। क्लियर। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, या बोल सकते हैं वाम पक्ष बराबर दक्षिण पक्ष, ये बोल सकते हैं वामावर्त दक्षिणावर्त। आप अपना लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर समीकरण से तात्पर्य क्या है, समीकरण, ठीक है, जहाँ पर दोनों पक्षों में समता की भावना होता है, इक्वल का यहाँ पर आपका सिंबल होता है, उसको बोलते हैं आपका समीकरण। तो चैप्टर का जो हेडिंग है 2 चरों का रैखिक समीकरण, इतने में आप लोगों को समझ में आ गया भाई कि चर राशि क्या है, रैखिक क्या है, समीकरण क्या है। क्लियर। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेलाइज कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं जिक्र कर रहा था चर का मैं डिटेल यहाँ पर बता रहा था आप लोगों के कि वास्तव में ये आपका चर क्या होता है। तो चर के लिए जैसे यहाँ पर था, जैसे चर राशि का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसका मान तो आपका क्या रहता है भाई, चर राशि का मान ये बदलता है। ये बोला था ना मैं कि चर राशि का मान क्या होता है, बदलता है। इसको माइंड में सेट कर लीजिए, बदलता है भाई। अब बदलता है तो क्यों बदलता है, ये चीज तो आएगा ना, कब, क्यों, कैसे। ये ऐसे वर्ड हैं जो माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन सवाल उत्पन्न करते हैं। आपके मनोभाव में, मनोवृत्ति में जो भी भावना है उसमें जो क्वेश्चन उत्पन्न करता है, कब, क्यों, कैसे। क्लियर। ये सब माइंड में चलते रहता है। क्लियर। तो यहाँ पर ये चर राशि है तो इसका मान बदलता है, तो क्यों बदलता है। सपोज मैं यहाँ पर एक इक्वेशन ले रहा हूँ 2x + 1 = 0। क्लियर। अब यहाँ पर मैं x = 0 पुट कर रहा हूँ। क्लियर। x = 0 पुट कर रहा हूँ, तब की स्थिति में यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x तक वैल्यू हो जाएगा 0 + 1 = 0। यहाँ पर हो जाएगा 0 + 1 = 0, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 = 0। ये हो गया। क्लियर। इसी के लिए मैं अगर x = यहाँ पर 1 पुट करूंगा, तब की स्थिति में इस इक्वेशन का सॉल्व किस तरीके से होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। 2 हो जाएगा, x की जगह में आपका हो जाएगा 1 + 1 = 0। यहाँ पर हो जाएगा 2 × 1 = 2 + 1 = 0, 3 = 0। देखिए चेंज हो रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर चेंज हो रहा है। x का कोई भी ऐसा मान नहीं है जो स्थायी रूप में रहे। अगर 0 रखोगे तो अलग आएगा, 1 रखोगे तो अलग आएगा, 2 रखोगे तो अलग आएगा, 3 रखोगे अलग आएगा। तो यहाँ पर हम लोग फाइनली ये बोल सकते हैं
कि जो चर राशि है उसका मान बदलते रहता है, एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है, इस कारण से इसको बोला जाता है अस्थिर। चर राशि का मान बदलता है, किसका मान बदलता है? तो चर राशि का मान बदलता है। कौन अस्थिर रहता है? तो चर राशि। क्लियर? इसको हम लोग एक्स वाई जेड इससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा चर राशि। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अचर राशि। क्लियर? इसी के साथ में जुड़ा है भाई अचर, चर से जुड़ गए, देखिए अ। क्लियर? अचर, ठीक है, जैसे कि होता है ना आपका, तो अचर राशि, अचर राशि इसमें बदलता है था, तो इसमें नहीं जोड़ लीजिए भाई, इसमें जोड़ लीजिए नहीं बदलता है, इसमें जोड़ लीजिए आप लोग नहीं बदलता है। क्लियर? नहीं बदलता है मतलब इसका मान स्थायी रहेगा, जैसे 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, 3 है मतलब 3 ही रहेगा। इसमें कोई आपका एक्स वाई जेड नहीं आएगा, इसमें केवल संख्यात्मक मान ही आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि किसका मान नहीं बदलता? तो अचर राशि का मान नहीं बदलता। कौन स्थिर रहता है? तो अचर राशि। ठीक है, इसमें हम लोग केवल संख्यात्मक मान के रूप में दर्शाते हैं, तो इसको बोला जाता है आपका अचर राशि। क्लियर? चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत ही मजा आएगा ये चैप्टर। ठीक है, अब समीकरण नॉर्मल वे पे आप लोगों को समीकरण को बता दिया था भाई, लेकिन यहाँ पर मैं जिक्र कर रहा हूँ समीकरण का। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, आप लोग जानते ही हैं। समीकरण में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। पहला जो आपका होता है वो होता है आपका LHS, और दूसरा जो पक्ष होता है वो होता है आपका RHS। क्लियर? अब इसको मैं बोल सकता हूँ बायां पक्ष, ये आपका बायां पक्ष हो गया, और इसको बोला जाता है आपका दायां पक्ष। क्लियर? RHS LHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, रेज योर हैंड बोलते हैं ना, उसी के बेस पे है। रेज योर हैंड बोलने से सभी राइट हैंड को अप करते हैं। ठीक है, दोनों हैंड्स पढ़ने से लेफ्ट राइट दोनों को। क्लियर? तो ये हो गया आपका बायां पक्ष, ये हो गया आपका दायां पक्ष। क्लियर? अब यहाँ पर दोनों में समता की भावना होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर मैं लिख दिया 2x + 1 = 0। क्लियर? अब यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालने के लिए आपको बोला जाएगा, क्लियर, तो x का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा, तो इसके लिए बहुत सारे कंडीशन होते हैं। आपको एक सिंपल सा मूल मंत्र बता रहा हूँ, इसका सिंपल सा कंडीशन का जो फार्मूला बेस है उसको अगर आप लोग जान गए तो समीकरण हल आपको आसानी से आ जाएगा। तो ये जो समीकरण होता है, क्लियर, इसका जो हल करने का जो ट्रिकी होता है वो ये होता है, अगर कोई भी संख्या है जो प्लस में है, क्लियर, तो प्लस में है तो माइनस में आपका कन्वर्ट होगा। इसको माइंड में सेट कर लीजिए, प्लस है तो किस में कन्वर्ट होगा? माइनस में। नाउ सेकेंड, अगर ये आपका माइनस में है तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। नाउ थर्ड, मल्टीप्लाई आएगा तो मल्टीप्लाई में ये रहेगा तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में। और फोर्थ स्टेप क्या है भाई? अगर ये डिवाइड में रहेगा तो ये आपका चला जाएगा मल्टीप्लाई में। 4 स्थिति है इसमें, प्लस जाएगा भाई माइनस के पास, माइनस जाएगा प्लस के पास, मल्टीप्लाई जाएगा डिवाइड के पास, डिवाइड जाएगा मल्टीप्लाई के पास। क्लियर? तो चलिए एक एक के बेस पे यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ नॉर्मली। देखिए प्रीवियस क्लास में आप लोग क्या पढ़े थे 6, 7, 8 में, उसी को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि माइंड तब तक सेट हो जाएगा नॉर्मली। क्लियर? तो जैसे यहाँ पर है मेरे पास 2x + 5 = 0, बोला हूँ भाई प्लस किस में जाता है? तो माइनस में। यहाँ देख लीजिए 2x + कन्वर्ट माइनस, ये हो जाएगा -5। अब यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। मैं बोला हूँ कि मल्टीप्लाई किस में जाता है, देख लीजिए मल्टीप्लाई किस में जाता है? डिवाइड। चलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका डिवाइड, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -5/2। अब बोलोगे कि सर आप यहाँ पर क्या चिन्ह लगा दिए भाई, ये कहाँ से आ गया? तो इसको बोलते हैं इम्प्लाइज का चिन्ह है ना, ये जब दोनों तरफ LHS RHS रहता है बीच में इक्वल रहता है तो इम्प्लाइज लगाते हैं। तो x का वैल्यू कितना आ गया? -5/2। अब सपोज एक और इक्वेशन मान लेते हैं, जैसे कि 2x/2 = 5 है। क्लियर? अब मैं बोला हूँ कि भाई मल्टीप्लाई किस में जाता है? डिवाइड में। तो चलिए यहाँ से इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 2x ये आपका डिवाइड में है, तो डिवाइड किस में जाता है भाई? डिवाइड जाता है आपके मल्टीप्लाई में। तो कितना हो जाएगा? 5 × 2, 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5 × 2 = 10। अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई किस में जाता है? डिवाइड में जाता है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10/2, 2 1 जा तो 5 जा, x का वैल्यू कितना गया? 5। तो फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो आपको समीकरण ज्ञात करना रहेगा, ठीक है, समीकरण में चर राशि का मान किया जाता है, अचर राशि का नहीं, चर राशि का ही मान ज्ञात किया जाता है। समीकरण में किसका मान ज्ञात किया जाता है? तो चर राशि का ही मान ज्ञात किया जाता है। क्यों? यहाँ पर प्लस किस में जाएगा? माइनस में जाएगा, माइनस किस में जाएगा? प्लस में जाएगा, मल्टीप्लाई किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा, डिवाइड किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये आपका जो क्लास 10th का बोर्ड है क्वेश्चन यही से पूछता है, ठीक है, तो उसके बेस में ये बहुत और बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो वीडियो के अंत तक देखते रहिए।
इसको समीकरण क्या है ये तो आपको समझ में आ गया, बेसिकली आपके माइंड में सेट होने भी जा रहा होगा, क्लियर। तो उसको सेट कीजिए, ठीक है। सेट नहीं होगा तो खिसक जाएगा भाई माइंड से, इसे उसको जकड़ के रखिए, सेट कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रैखिक समीकरण, क्लियर। अब जिक्र करेंगे हम लोग रैखिक समीकरण की, क्लियर। तो रैखिक समीकरण ने बता दिया ऐसा समीकरण जिसकी घात कितनी हो भाई, 1 हो। जैसे यहाँ पर मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ 4x + 5 = 11 है, इस तरीके से है यह रैखिक समीकरण, जिसको हम लोग लाइनर इक्वेशन बोलते हैं। रैखिक समीकरण प्लेन में जा रहा है, तो ये है आपका 4x + 5 = 11। अब इस स्थिति में आप लोगों को ये बोला जाएगा कि भाई यहाँ से x का वैल्यू निकालिए। तो अभी रूल्स को जो मैं बताया हूँ कि प्लस किस में जाता है आपका, माइनस में जाता है, माइनस किस में जाता है, प्लस में जाता है, मल्टीप्लाई किस में जाता है, डिवाइड में जाता है, डिवाइड किस में जाता है, मल्टीप्लाई में जाता है। समीकरण के कितने पक्ष होते हैं, समीकरण के 2 पक्ष होते हैं, LHS RHS। तो यहाँ पर मैं x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलूँगा, क्या हो जाएगा 11 - 5, और 4x का वैल्यू कितना आ जाएगा 11 - 5 मीन्स कितना आ जाएगा आपका 6, और x का वैल्यू आ जाएगा आपका 6/4। कटअप करेंगे इसको तो 3/2 आ जाएगा, क्लियर। तो रैखिक समीकरण में हम लोग देखेंगे x y z, चूंकि यहाँ पर 2 चरों का रैखिक समीकरण देख रहे हैं इसलिए यहाँ पर जिक्र होगा x y का, या तो 2x + 2y = 4 इस तरीके से रहेगा। यह हो सकता है 2x + 2z = 6 इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर हो सकता है 2z + 2x = 4। या तो x का y के साथ रहेगा, या y का z के साथ रहेगा, या z का x के साथ रहेगा, क्लियर। बाकी 2 रहेंगे, इसलिए इसको बोला गया है 2 चरों का रैखिक समीकरण, क्लियर। अब यहाँ पर क्लास 9 पे आप लोग क्या सीखे थे भाई, स्टेटमेंट बनाना सीखे थे, कथन, समीकरण से कथन बनाना और कथन से समीकरण बनाना, समीकरण से कथन बनाना, कथन से समीकरण बनाना। तो चलिए उसी को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा देखेंगे तो आपके क्लास 10 में बहुत ही काम आएगा, ठीक है। आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से इक्वेशन बनता है, किस तरीके से कथन बोल रहा है, क्योंकि आपका जो एक्सरसाइज फर्स्ट है उसमें आप लोगों को कथन दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है, इक्वेशन बनाना है, या इक्वेशन दिया रहेगा उसमें आपको स्टेटमेंट तैयार करना है। तो बेसिकली उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये है भाई कथन। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको मैं अगर लिख के बताऊँ तो वही क्या है आपका इक्वेशन है। जैसे मैं बोल दिया किसी संख्या में 4 जुड़ने पर 12 प्राप्त होता है, बोल तो दिया कथन है, लेकिन उसको इक्वेशन में कैसे लिखना है, तो गणित की भाषा इक्वेशन बनाना पड़ेगा भाई। किसी संख्या, पता नहीं है भाई कि वो संख्या क्या है, ना आपको पता है, ना मेरे को पता है, ना गॉड को पता है, क्लियर। तो उसके लिए क्या है पता करने के लिए मैथ्स है, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि चलिए मान लेते हैं कथन है भाई, मान लेते हैं किसी संख्या, चलिए मान लिए भाई किसी संख्या में 2 जोड़ने पर, नॉर्मल वे पे चल रहे हैं, किसी संख्या में 2 जोड़ने पर, किसी संख्या में 2 जोड़ने पर 12 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। स्टेटमेंट तो मैं बोल दिया, लिखित अवस्था में दे दिया, ले भाई किसी संख्या में 2 जोड़ने पर 12 प्राप्त होता है। अब इक्वेशन तो बना इसको, क्लियर। अब इसको हमको क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। मान लेते हैं कोई संख्या आपका x है, मैं x ले रहा हूँ, आप y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मान लेते हैं कि x, वह संख्या x है। अब बोल रहा है कि 2 जोड़ने पर, जोड़ने मतलब प्लस, घटाना मतलब माइनस, व्यकलन मतलब माइनस, अंतर मतलब माइनस, योगफल मतलब प्लस, क्लियर, दोनों की इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर किसी संख्या में मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है आपका x है। तो किसी संख्या में, तो x में कितना जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर, चलो 2 जोड़ दिए भाई, कितना प्राप्त होता है, तो 12 प्राप्त होता है। देख लीजिए यहाँ पर आपका क्या हो गया, लाइनर इक्वेशन मिला ना, और दोनों के बीच में क्या समता की भावना है, मतलब समीकरण है। तो किसी संख्या में 2 जोड़ने पर आपका 12 प्राप्त होता है। मैं स्टेटमेंट दिया, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया। कई बार ये आलम भी आ सकता है, कई बार ये भी आता है कि आपको इक्वेशन दिया रहेगा, आपको स्टेटमेंट बनाना रहेगा, क्लियर। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी संख्या के दुगुने में 5 जोड़ने पर, इस तरीके से बोल रहा हूँ ना। तो यहाँ पर देखो किसी संख्या के दुगुने में, दुगुना मतलब गुणा करना, किसी संख्या मान लेते हैं कि वह संख्या x है, किसी संख्या के 2 गुने में, तो किसी संख्या के 2 गुने में 4 घटाने पर 14 प्राप्त होता है, इस तरीके से लिख सकते हो। किसी संख्या के दुगुने में 4 घटाने पर 14 प्राप्त होता है, या किसी संख्या के दुगुने में 4 का अंतर 14 के बराबर होता है, अपने भाषा में बोल सकते हो भाई, क्लियर। तो अंतर मीन्स घटाना, प्लस मीन्स जोड़ना, इतने में आप लोगों को कथन बनाना
और कथन से आप लोगों को क्या बोलते हैं, इक्वेशन बनाना आ गया होगा, इक्वेशन से कथन बनाना। क्लियर। 2 गुना, जैसे कि 2 गुना बोल रहा हूँ तो 2x, 3 गुना 3x, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अंतर मीन्स माइनस, प्लस मीन्स जोड़ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका कथन। क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है कथन बनाना, जो अभी भी मैं बताया उसी को आप लोग कथन बनाने के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, मान लेते हैं कि 4y + 5 = 50, ये है, इससे कथन बनाना है भाई। ठीक है, इससे हमको क्या बनाना है, कथन बनाना है। ठीक है, इससे क्या बनाना है, हमको कथन बनाना है। तो किसी संख्या के चौगुने में 5 जोड़ने पर 50 प्राप्त होता है। किसी संख्या के चौगुने में 5 जोड़ने पर 50 प्राप्त होता है, या किसी संख्या के चौगुने में 5 का योगफल 50 के बराबर होता है। क्लियर। 2 तरीके से इसको आप लोग बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है समीकरण बनाना। तो समीकरण बनाना में वही है कि किसी संख्या में, जैसे यहाँ पर बोल रहा हूँ कि किसी संख्या के आधी में, किसी संख्या के आधी में, किसी संख्या की आधी में, किसी संख्या की आधी में 4 घटाने पर 20 प्राप्त होता है, 20 प्राप्त होता है। चलिए मान लेते हैं कि वह संख्या y है, माना कि वह संख्या y है। तो किसी संख्या के आधी में, तो आधी है तो 2 से भाग दे दो भाई। कितना घटाने पर, 4 घटाने पर, 4 घटा दिए, कितना प्राप्त होगा, 20। ये रहा आपका इक्वेशन। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग समीकरण भी बना सकते हैं। क्लियर। चलिए अब इस चैप्टर में आपका जो आएगा, क्या आएगा, इस चैप्टर में आपका जो आएगा, एक विधि आएगा आपका प्रतिस्थापन विधि। क्या विधि आएगा आपका, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा क्या विधि आएगा, विलोपन विधि। क्लियर। पहला क्या आएगा आपका, प्रतिस्थापन विधि, दूसरा क्या आएगा आपका, विलोपन विधि। क्लियर। तो चलिए उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के बारे में। तो चलिए उसी को हम लोग देख रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो पहला है आप लोगों का प्रतिस्थापन विधि को देखते हैं। पहला हमारा है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, जैसे यहाँ पर है x - y = 6 है, यहाँ पर है x + y = 9 है, मान लेते हैं। क्लियर। ये है आपका समीकरण नंबर 1, ये आपका समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब यहाँ से समीकरण प्रतिस्थापन मतलब किसी एक के स्थान पे दूसरे का मान को प्रतिस्थापित करना। जैसे यहाँ पर मैं मान रहा हूँ समीकरण 1 से मान निकाल रहा हूँ मैं, x - y = कितना है, 6। यहाँ से x का वैल्यू मैं निकाल दे रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, 6 + y, क्योंकि ये माइनस y इधर आकर क्या हो गया। अब इस x के वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा। क्लियर। तो चलिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, सॉरी समीकरण 2 में x के मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, चलिए तो क्या हो जाएगा भाई, x + y = 9 है। यहाँ से मैं x का वैल्यू फाइंड आउट किया हूँ, आप लोग y का भी कर सकते हैं। इसका मेन पर्पस क्या है जान रहे हो, कि अगर ये x और y 2 चर में रहेंगे तो इसका वैल्यू कभी नहीं आएगा। या तो पूरे पद को x बना लो भाई, या पूरे पद को y बना लो। तो चूंकि इस पूरे पद को मैं क्या बना ले रहा हूँ, y। क्लियर। तो x की जगह मैं रखूंगा 6 + y, तो 6 + y हो गया, और पहले से y है इक्वल टू हो जाएगा आपका 9। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 + 2y = 9। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये प्लस किस में जाता है भी बताया हूँ, प्लस आपका कन्वर्ट होता है माइनस में। तो यहाँ पर हो जाएगा 2y = 9 - 6। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 2y का वैल्यू यहाँ पर 9 - 6 3 आ जाएगा, और y का वैल्यू आ जाएगा आपका 3/2। यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया आपका 3/2। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो आपको x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 + y का वैल्यू कितना है, 3/2। 3/2 है। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 2 = 12, 12 + 3/2, तो ये हो जाएगा आपका 15/2। x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 15/2। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्लियर। प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं इसको। ठीक है। अब इसको अगर मैं समीकरण 1 व 2 को जोड़कर घटा करके बनाऊंगा तो उसको बोला जाता है आपका विलोपन विधि। तो चलिए विलोपन विधि से देखते हैं। मैं ये बोल दूंगा कि समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, तो यहाँ पर घटा देता हूँ भाई। देखिए x - y = 6 और x + y = 9, घटा देता हूँ। घटाएंगे तो दोनों का मान बदल जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, और इक्वल क्या हो जाएगी, आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है।
माइनस प्लस के कारण ये दोनों कट जाएंगे, माइनस माइनस के कारण ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो -2y इक्वल टू आ जाएगा -6 में 3 जाएगा तो -3 आ जाएगा, दोनों साइड से माइनस माइनस कट गया, तो y का वैल्यू कितना आ गया आपका 3/2। यहाँ पर भी आया था 3/2, क्लियर। तो देखिए दोनों विधि जी है ना, अब y के मान को वहाँ पर रखोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, क्लियर। तो ये था आपका प्रतिस्थापन विधि। इस विधि को बोला जाता है आपका विलोपन विधि, ठीक है, किसी एक के मान को दूसरे पर विलोपित करना। तो ये है आपका विलोपन विधि, ये है आपका प्रतिस्थापन विधि। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देख लिए, चर देख लिए, अचर देख लिए, रैखिक समीकरण देख लिए, समीकरण कैसे बनाते हैं देख लिए, समीकरण से कथन कैसे बनाते हैं देख लिए, समीकरण को किस तरीके से हल कर सकते हैं, प्लस कैसे माइनस में जाता है, माइनस कैसे प्लस में जाता है, मल्टीप्लाई कैसे डिवाइड में जाता है, डिवाइड कैसे मल्टीप्लाई में जाता है, प्रतिस्थापन विधि देख लिए और विलोपन विधि देख लिए, क्लियर। तो हम लोग नेक्स्ट डे से, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे। इतने में आप लोगों का जो थ्योरिकल चीज़ था, थ्योरिकल पार्ट था वो क्लियर हो गया, उसमें हम सारे एग्जाम्पल को भी क्लियर करेंगे, क्लियर। तो जल्द से जल्द आप लोग सीजी शिक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्लियर। तो आज का क्लास हम लोग यहीं वर्क करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, क्लियर। आज का क्लास यहीं वर्क करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।